हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी रीडर्स में। और आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3, एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। इस जो चैप्टर है, ये थीम है, इसमें रोमन साम्राज्य के बारे में बताया गया है। रोमन साम्राज्य को एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट कहा गया है क्योंकि ये एम्पायर जो था ये यूरोप और एशिया और अफ्रीका में पूरे फैला हुआ था और एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका यूरोप की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इसमें बताया गया है जो रोमन साम्राज्य था उसने जो है वास्ट टेरिटरी कवर की थी, जिसमें यूरोप है आज का, और यूरोप का मतलब इटली और बाल्कन का एरिया जहाँ पे ग्रीस, मैसेडोनिया वगैरह ऐसे जो हैं देश आते हैं, और जर्मनी का कुछ पार्ट, और एक समय पर तो ये ब्रिटेन तक चले गए थे। और दूसरी तरफ ये इन्होंने एशिया में जो है फर्टाइल क्रिसेंट को कवर करा था। फर्टाइल क्रिसेंट में आज का जो तुर्की है वो आता है, और जो मेसोपोटामिया का कुछ इलाका है, सीरिया का कुछ इलाका है, और कुछ अरब देशों का जो नॉर्थ का इलाका है वो इस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और इनने नॉर्थ अफ्रीका यानी मिस्र और उसके आसपास का कुछ इलाका जो था वो कवर कर रखा था। तो इस वजह से इसमें कई लोकल कल्चर और अलग अलग लैंग्वेज हुआ करते थे। और इस साम्राज्य की या इस सिविलाइजेशन की एक खासियत है कि बाकी अगर हम सिविलाइजेशंस की तुलना करें तो उनकी तुलना में यहाँ पर जो महिलाएं थीं उनको ज़्यादा लीगल राइट्स जो थे वो मिले हुए थे। और जो मतलब इकोनॉमी है वहाँ पे, जो इकोनॉमी जैसे प्रोडक्शन जितना भी होता था वो स्लेव लेबर से हुआ करता था। कई लोग जो थे स्लेव लेबर की तरह काम किया करते थे। 5th सेंचुरी से यानी कि 5th सेंचुरी एडी से ये एम्पायर जो है 2 हिस्सों में बट गया, मतलब जो वेस्ट में और ईस्ट में। लेकिन इसका जो वेस्ट का पार्ट था वो तबाह हो गया क्योंकि वहाँ पर जो है आगे इस चैप्टर में बताया जाएगा जो जर्मेनिक ट्राइब थे उन्होंने हमला किया और पूरे रोमन साम्राज्य को, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जिसमें इटली वगैरह का इलाका आता था, उसे तबाह कर दिया। लेकिन जो इसका ईस्टर्न पार्ट है जिसमें कि आज का तुर्की वगैरह आता था वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे बचा रहा उस हमले से, और मतलब उसमें वहाँ पे बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आती रही। और फिर बाद में जो इस चैप्टर के बाद एक और चैप्टर इसमें खिलाफत के बारे में बताया गया है, इस्लामिक रूल के बारे में बताया गया है। उनको जो है इसी ईस्टर्न रोमन एम्पायर पर उन्होंने कब्जा किया था, और यहाँ पे जो है वेल्थ थी और जो अर्बन सेंटर्स थे उसकी वजह से उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ था। तो अब शुरू करते हैं कि हमारे पास जो है रोमन इतिहास को पढ़ने के क्या सोर्सेज हैं। तो अगर हम किसी की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास सोर्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हमें यहाँ बैठे बैठे ही आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले का इतिहास मालूम पड़ जाएगा। तो जैसे अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास बहुत कम सोर्सेज होते हैं। जैसे इंडिया में जो ऋग्वैदिक काल का है हिस्ट्री अगर हम लिखें तो हमारे पास केवल एक ही सोर्स होता है, ऋग्वेद, क्योंकि और कोई सोर्स आज तक सर्वाइव नहीं किया, या हो सकता है उस समय हो ही ना। तो उसी तरह से जब हम रोमन एम्पायर के इतिहास को पढ़ते हैं तो जो सोर्सेज हैं वो हमें 3 तरह के सोर्स मिलते हैं जिनकी वजह से हमें रोमन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला सोर्स है टेक्स्ट का, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स का, और तीसरा है मटेरियल रिमेन्स का। जो टेक्सचुअल रिसोर्स हैं उसमें जो है उस समय की हिस्ट्री लिखी जाती थी, और उस समय के लोग ही मतलब उस समय की हिस्ट्री लिखते थे, और उसको जो है हिस्ट्री को ये लोग एनल्स कहा करते थे, क्योंकि ये जो कहानी मतलब नैरेटिव दिया जाता था इन पूरे जो रिकॉर्ड्स में, ये जो है
साल दर साल के बेसिस पे दिया जाता था, जैसे 2022 है अभी, तो 2022 का जो हिस्ट्री है वो ये है, फिर 2023 की हिस्ट्री आएगी वो अलग लिखी जाएगी। इसके अलावा जो टेक्सचुअल रिसोर्स हैं उसमें जो सर्वाइव कर गए हैं लेटर, वैसे लेटर्स हैं, कुछ स्पीचेस हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ मतलब सरमन्स हैं जो वहाँ का लोकल जो रिलीजन्स रहे थे या बाद में क्रिश्चियनिटी आई थी, तो उसके जो सरमन्स लिखे गए, सरमन मतलब जैसे आज प्रवचन होते हैं उस तरीके से, वो सब टेक्सचुअल रिसोर्सेज में आते हैं। जो डॉक्यूमेंट्री रिसोर्स है उसमें जो है वो भी लिखित रिसोर्स ही है, लेकिन उसमें ये अंतर है कि वो जो है इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन वो होते हैं जो शिलालेख जो कि पत्थरों पे गुदवाए जाते हैं, पत्थरों पे लिखा होता है। तो जो इंस्क्रिप्शन है ये या तो रूलर लिखवाते हैं या कोई बहुत ही अमीर या पावरफुल व्यक्ति लिखवाता है, और ये ज़्यादा समय तक सर्वाइव करता है। और इसके अलावा जो पपायरी है, जो मिस्र में एक पौधा हुआ करता था, उससे एक तरीके के कागज़ जैसा तैयार किया जाता था जिस पे कि लिखा जा सके। उस पर भी डॉक्यूमेंट्री वो भी उस पर जो रिकॉर्ड हैं वो भी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आते हैं। और जो इंस्क्रिप्शन थे वो जो है ग्रीक और लैटिन भाषा में है। ये ग्रीक और मतलब दो मुख्य भाषाएं थी रोमन एम्पायर की, एक लैटिन और एक ग्रीक। द पापायरस जो था ये पौधा हुआ करता था जो नील नदी है मिस्र में, उसके तटों पे हुआ करता था, इजिप्ट में हुआ करता था। तो इस पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे लोगों के कोई व्यापार कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कोई लेटर है वो पपायरस पे भी लिखे जाते थे। और इनको जो है कुछ हिस्टोरियंस ने या कुछ स्कॉलर्स जिन्हें कहा जा सकता है, उनने बाद में पब्लिश भी किया कि पपायरस पे लिखा गया है। उन लोगों को हम पपायरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अब जो मटेरियल रिमेन है वो बहुत ज़्यादा था इस रोमन एम्पायर का, और इसमें जो जो है बिल्डिंग्स आती थी, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आती थी, जिसमें कि मतलब पॉटरी और कॉइन्स क्या है यार, और जो है मटेरियल रिमेन्स में जो है रोम का जो एम्पायर था उसकी बिल्डिंग्स आज भी हमें मतलब खुदाई में मिलती हैं, और बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स हैं जो कि रोमन एम्पायर के समय की हैं, और मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ पोइट्री भी मिलती है, पोट्री जो मतलब घड़ा, और कुछ यूटेंसिल्स भी मिलते हैं, कुछ कॉइन्स, और जो मोज़ेक होते हैं, जो मतलब मोज़ेक मतलब जो बिल्डिंग्स पे डिज़ाइंस होती हैं वो हमें जो है मिली हैं, जिससे हिस्टोरियंस रोम की हिस्ट्री का जो है पता लगाते हैं। तो ये जो है बहुत ही मतलब मुश्किल काम है हिस्टोरियंस के लिए कि जो रिमेन्स रह गए हैं उनके हिसाब से जो और चीज़ें हैं उनके बारे में पता करना, क्योंकि जैसे इंडिया में है तो इंडिया का अपना एक हिस्ट्री है जो कि कंटिन्यूस सालों से चला आ रहा है। तो ओरल ट्रेडिशन में बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन रोमन एम्पायर की हिस्ट्री तबाह हो चुकी थी क्योंकि रोमन एम्पायर पे यूनानियों ने हमला किया था, और बाद में उस एम्पायर का जो क्रिश्चियनाइजेशन हुआ था उसकी वजह से वहाँ की हिस्ट्री का बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है जो लोगों से जो लोग भूल गए उसके बारे में कि उनके पूर्वज क्या किया करते थे या रोमन एम्पायर में क्या होता था। तो उसके बाद ये बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि रोमन एम्पायर जो था उसके साथ साथ एक और एम्पायर हुआ करता था जो कि एक बड़े हिस्से को दुनिया के कंट्रोल करता था। उस समय नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप में दो एम्पायर हुआ करते थे जो है क्राइस्ट के बर्थ से पहले। तो इस एम्पायर का नाम था जो ईरानियन एम्पायर। जो रोम और ईरान के लोग थे ये आपस में राइवल्स हुआ करते थे, और इन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है युद्ध लड़े, कई युद्ध लड़े, और इनकी जो सीमा थी वो जो आज इराक की यूफ्रेट्स नदी है वहाँ पर हुआ करती थी, कि यूफ्रेट्स के पूर्व में जो था वो ईरान का साम्राज्य था और यूफ्रेट्स के पश्चिम में रोमन एम्पायर हुआ करता था।
और जो रोमन एम्पायर है, इस तरह हम देखते हैं कि वो मेडिटेरियन सी जो है, भूमध्य सागर, उसके चारों ओर के इलाके पे रोमन एम्पायर का कब्जा था। तो जैसे कि इस एम्पायर की जो सीमाएं थी रोमन एम्पायर की, वो स्पेन जो था वो वेस्ट में स्पेन से लेके ईस्ट में सीरिया तक हुआ करती थी, और जो मेडिटेरियन सी था वो रोमन एम्पायर का हर्ट हुआ करता था, क्योंकि बीच में वही आता था, जैसा कि हम नीचे इस फिगर में देख सकते हैं। तो जो रोमन एम्पायर था वो मेडिटेरियन सी और उसके आसपास के पूरे इलाकों पर उसका कब्जा था। जो नॉर्थ में नदियाँ थीं तो राइन और डेन्यूब, ये था इसके, ये एक तरीके से बॉर्डर माने जाते हैं रोमन एम्पायर के। इसके नॉर्थ में और अलग मतलब एम्पायर थे, जैसे कि केल्टिक लोग रहा करते थे, जर्मनिक लोग रहा करते थे। और जो है साउथ में जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका था, जो सारा डेजर्ट का बहुत सा इलाका था, वो रोमन्स के कब्जे में था। और जबकि ईरान में जो है वो, ईरान का जो एरिया है वो कैप्सियम सी के पूरे मतलब साउथ में है, और जो अरब है उसका ईस्टर्न पार्ट है अरबिया का। और कुछ कुछ समय पर जो कुछ ईरानियन शासक जैसे ज़ेरेक्सस थे, उनने अफ़गानिस्तान के भी एक बड़े हिस्से को जीता था। तो जो उस समय के जो चाइनीज़ लोग थे, वो जो है इस एरिया को जो इन दोनों एम्पायर के कब्जे में था उसे टाचिन कहा करते थे, यानी कि ग्रेटर चाइना, यानी जो चीन के वेस्ट में जो दुनिया है वो उसे टाचिन कहा करते थे। और ये जो दुनिया थी चाइनीज़ स्कॉलर्स के मुताबिक इन दो एम्पायर के बीच में बटी हुई थी। तो जब हम शुरू करते हैं कि इस एम्पायर में शुरुआत कैसे होती है, तो इस एम्पायर की हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली और लेट। जो है 3rd सेंचुरी से पहले का जितना भी इतिहास है वो अर्ली रोमन एम्पायर के इतिहास में आता है, और 3rd सेंचुरी के बाद का लेट रोमन एम्पायर के। फिर यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो रोमन एम्पायर है उसमें कई कल्चर के लोग रहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग देशों पे कब्जे करे हुआ है। लेकिन जो ईरान है उसमें केवल एक ही जो है एथनिसिटी थी, ईरानियन एथनिसिटी, और उससे जुड़े हुए कुछ एथनिक ग्रुप्स। तो जो यहाँ पे शासन करने वाले लोग थे वो पार्थियंस थे, और उनके बाद सस्सानिड्स आए। और जो लोग थे वो ज़्यादातर ईरानियन लोग ही हुआ करते थे, और उनका जो रिलीजन था वो भी ज़ोरास्ट्रियन था, यानी सबका रिलीजन भी एक ही था। जबकि रोमन एम्पायर में रोमन रिलीजन था, ग्रीक रिलीजन था, और क्रिश्चियनिटी भी बाद में आई थी, और यहूदी भी हुआ करते थे। और मिस्र के भी अलग अपने रिलीजन के लोग थे, और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे। लेकिन जब हम देखते हैं तो रोमन एम्पायर मुख्य रूप से मतलब तो लैंग्वेज बहुत ही डोमिनेंट थी एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब हिसाब से, मतलब जैसे सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज हैं। जैसे मिस्र की अपनी लैंग्वेज थी कॉप्टिक, या अलग और भी प्राचीन भाषा जो मिस्र की थी। और अरब के कुछ जो हिस्से हैं जैसे सीरिया या नॉर्थ अरब का इलाका, तो वहाँ पे अरिमाइक और लैटिन भाषा हुआ करती थी, अरिमाइक और अरेबिक भाषा हुआ करती थी। लेकिन जो मुख्य भाषाएं थी एडमिनिस्ट्रेशन की जो लिहाज से, वो लैटिन और ग्रीक थी। तो जो अपर क्लास था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, यानी कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो लोग एलीट क्लास था रोमन एम्पायर में ईस्ट के पार्ट में, वो ग्रीक भाषा बोलता था, क्योंकि इसके ईस्टर्न पार्ट में जो है ग्रीस और ग्रीस से जुड़े हुए देश आते हैं, बाल्कन्स, तो वो ग्रीक बोलते थे। और ये ग्रीक भाषा जो है इसकी बाउंड्रीज उत्तर में अगर देखी जाएं तो जो है
ग्रीस से शुरू होकर पूरे तुर्की जो आज का है वहाँ पे बोली जाती थी ये ग्रीस भाषा। और अफ्रीका में जो है साइरेनिका जो इलाका है वहाँ तक ग्रीक भाषा बोली जाती थी। और जो लैटिन भाषा है, जो दूसरी भाषा है, ये इसके वेस्टर्न पार्ट में बोली जाती थी। ये इटली का जो आज का हमारा इलाका है वहाँ पे और उसके वेस्ट में, और अफ्रीका में जो है ट्रांसपोलिटेनिया तक ये भाषा बोली जाती थी। तो मतलब एक तरीके से ये बीच में से बटा हुआ था। जो ईस्टर्न हाफ है एम्पायर का, जो ईस्टर्न हाफ है वहाँ पर ग्रीक भाषा बोली जाती थी, और जो वेस्टर्न हाफ है वहाँ पर और जो हमारे लैटिन भाषा है वो बोली जाती थी। तो रोम के साम्राज्य का जो पहला एम्परर माना जाता है वो अगस्टस को माना जाता है, क्योंकि अगस्टस से पहले जो रोम था वो एक रिपब्लिक था। आज की रिपब्लिक जैसा नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे चुनाव हुआ करते थे, वहाँ एक सीनेट हुआ करती थी जिसको हम एज पार्लियामेंट मान सकते हैं। तो जो अगस्टस था वो 27 BCE में शासक बना, और अगस्टस से पहले जूलियस सीजर जो था वो रोम का डिक्टेटर था। तो डिक्टेटर जो वो था उसे भी सीनेट ने ही कहा था कि तुम डिक्टेटर बनो, और डिक्टेटर था या मतलब प्रिंसिपेट था, तो वो ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से जो है बने रहे। सीनेट ने उसे नियुक्त किया था एज अ डिक्टेटर। लेकिन उसके बाद अगस्टस आया, तो अगस्टस पहला ऐसा मतलब व्यक्ति था जो कि एक मतलब असली मायनों में किंग बना। उसने फिर उसके बाद अगस्टस के जो वंशज थे, उत्तराधिकारी जो उसकी फैमिली के लोग थे, वो फिर वहाँ से कंटिन्यू होने लगे। उससे पहले रोम में जो है हेड ऑफ स्टेट या जो भी काम होता था गवर्नमेंट, वो लोगों के द्वारा चुनी जाती थी, जो कि सारे लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी एक वर्ग था लोगों का जो चुनता था लोगों को, और वो लोग सीनेट में जाके बाकी काम करते थे रोम के। तो अगस्टस को जो 27 BC में राजा बना, उसे वहाँ के जो लोग थे वो प्रिंसिपेट कहते थे, जिसका मतलब होता है एक लीडिंग सिटीजन। तो वो मतलब ऐसा था कि जो पहला राजा था, तो इसलिए वो अपने आप को एम्परर नहीं कहा जाता था उसे, क्योंकि जो सीनेट था वो उसे बहुत रेस्पेक्ट थी जो है रोम में पुराने ज़माने से ही। तो इसलिए उस रेस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए उसने अपने आप को प्रिंसिपेट घोषित किया रोम का, यानी एक लीडिंग सिटीजन जो कि बाकी लोगों को लीड करे, ना कि कोई राजा जो कि मतलब पूरे मालिकाना हक है इस पे रोम का, और उसके वंशज ही राजा बनेंगे। तो वो प्रिंसिपेट जो है बना। उसके बाद जो सीनेट के बारे में है कि सीनेट जो है वो बहुत पहले से कई शताब्दियों से रोम में रही, लेकिन इस सीनेट में एरिस्टोक्रेसी होती थी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन वर्ग। तो यही कुलीन वर्ग यानी बहुत बड़े ज़मींदार और अमीर लोग जो रोम के थे वो सीनेट में रिप्रेजेंट करते थे। और जो आज हमें मतलब हिस्ट्री मिलती है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों के द्वारा लिखी गई है, जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं या जो लेटर्स वगैरह जैसे हमने बताया था टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, तो वो ऐसे लोगों के द्वारा लिखे गए जो सीनेट के बैकग्राउंड के थे, जो सीनेटोरियल बैकग्राउंड के थे, जो सीनेट के मेंबर रहे थे या उनका उन मेंबर्स के साथ उनके फैमिली रिलेशंस थे या एरिस्टोक्रेसी के सदस्य थे। तो फिर मतलब ये जो इन जो इतिहास के सोर्स हैं जो इनने लिखे हैं सीनेटर्स ने, इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो एम्परर्स बाद में बने अगस्टस वगैरह, इनकी तरफ इनका जो नज़रिया था ये बहुत हॉस्टाइल था, क्योंकि इनका मानना था कि जो एम्परर है वो अपनी तानाशाही चला रहा है और सीनेट की बात जो है वो नज़रअंदाज करता है। और इसीलिए बाद में जब जैसे अगस्टस के बाद और भी रूलर्स आए रोम में, तो ये जो सीनेटर्स थे ये चाहते थे कि दोबारा से किसी तरीके से जो पुराना रिपब्लिक का टाइम था जब कोई रूलर नहीं हुआ करता था और लोग चुनते थे, यानी लोग सारे नहीं, ये मतलब एरिस्टोक्रेट्स चुनते थे सीनेट को और वो रिप्रेजेंट करते थे, उस समय में जो है वापस जाया जा सके और जो है मतलब लोगों को दोबारा से रिपब्लिक को स्थापित करा जा सके। तो
लेकिन अब ये बिल्कुल हो नहीं सकता था क्योंकि सारी पावर अब किंग के हाथ में आ गई थी अगस्टस के बाद। तो जब एम्परर के बाद जो कोई इम्पोर्टेंट संस्था थी रोम में तो वो सीनेट की थी, और सीनेट के बाद अगर कोई मतलब कोई इंस्टीट्यूशन जो रोम में इम्पोर्टेंट था तो वो था आर्मी का, क्योंकि आर्मी से ही पूरे मतलब कब्ज़ा होता है, आर्मी से ही जो है रूलर अपने ऑर्डर्स मनवाता है। कहीं पे विद्रोह हो जाए तो आर्मी जाती है। जैसे अगर किसी देश के पास सेना नहीं है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं भूटान है, जैसे बहुत सारे छोटे देश हैं, यूक्रेन, जिनकी सेना है नहीं या ताकतवर नहीं होती, तो वो और देशों पर निर्भर रहते हैं और उनका डोमिनेंस स्वीकार करना पड़ता है। जैसे सेंट्रल एशिया में बहुत सारे देश जो हैं उनके रक्षा जो है रूस की सेना करती हैं, तो वो रूस के डोमिनेशन को स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके लिए ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास अपनी सेना ही नहीं है। तो इसीलिए सेना बहुत ज़रूरी थी। और जो है जैसे पर्शिया में होता था उसके जैसे आर्मी नहीं होती थी। रोम के जो लोग थे वो बहुत अच्छे सैनिक होते थे। पर्शिया में जो था वो लोगों को ज़बरदस्ती, जो वहाँ के सस्सानिद रूलर्स थे, अखमेनिड रूलर्स थे या जितने भी रूलर्स रहे, उन लोगों ने जो कॉमन लोग थे या सारे लोगों के लिए वहाँ ज़रूरी था कि वो जो एडल्ट हैं और यंग लोग हैं वो युद्ध करें। अगर युद्ध में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें सेना में सेवा देनी पड़ेगी, जैसे आज भी बहुत सारे जगह पे होता है, इसराइल में है, रूस में है, कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो सेना में भर्ती होना पड़ेगा लोगों को। तो ऐसे ही पर्शिया में हुआ करता था, लेकिन रोम में ऐसा नहीं था। रोम में जो था आर्मी को जो है अच्छी सैलरी दी जाती थी और वो प्रोफेशनल आर्मी थी। और अगर कोई सेना में भर्ती होता था तो उसे 25 साल तक जो है सेवा देनी पड़ती थी अपनी सेना में। तो इस तरीके से जो है रोम की सेना बाकी सेनाओं से बहुत अलग थी। और इसी मतलब रोम के जो है पास बहुत पैसा था, उसकी सेना भी बहुत थी। इसके मतलब उसकी सेना जो है एम्पायर का सबसे बड़ी सिंगल बॉडी थी जो ऑर्गेनाइज थी। जैसे अगर हम देखें एरिस्टोक्रेसी है या सीनेट है या फिर कुछ और कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है, इसमें कुछ लोग मेंबर्स हैं, लेकिन सेना में सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे। और सेना में जब हम देखते हैं रिकॉर्ड तो 4th सेंचुरी यानी 4th सेंचुरी एडी में 6 लाख जो लोग थे वो सेना में कार्यरत थे, सेना में सर्विस कर रहे थे। तो अब सेना जो है वो अगर जिस राजा के प्रति वफादार होगी तो उसका प्रभाव बहुत रहेगा। और इसीलिए जो है इससे सैनिक जो हैं उनका महत्व बढ़ गया और वो अपने वेजेस के लिए और सर्विस कंडीशन के लिए बहुत मतलब एजिटेशंस कर सकते थे राजा के, ताकि राजा उनकी बात माने। और क्योंकि राजा उनके ऊपर ही निर्भर है, वरना सीनेट राजा को हटा देगा। तो जो एजिटेशंस थे वो बहुत बार रिवॉल्ट हो जाता था, म्यूटिनी हो जाती थी। तो जो सीनेट के लोग थे जिनने हिस्ट्री लिखी है तो ये रोम की सेना को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे देखते हैं कि ये मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लोग इनसे नफरत करते थे सीनेट के लोग जो रोम की सेना थी उससे, क्योंकि इनका मानना था कि ये कभी भी युद्ध करते हैं। और जो है 3rd सेंचुरी के आते आते जो है बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगने लगा। तो इन लोगों पे भी जो सीनेट के लोग थे जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी उन पे जब ज़्यादा टैक्स लगा तो उसकी एक वजह ये थी कि सेना जो थी वो बहुत बड़ी हो गई थी। जैसा कि बताया 4th सेंचुरी तक 6 लाख की सेना हो गई थी, तो सबको सैलरी देनी है, तो उसकी वजह से बहुत टैक्स लगाना पड़ता था। और टैक्स जो है वो इनसे लिया जाता था तो इन्हें बहुत बुरा लगता था कि राजा एक तो इतनी सेना बना के उनके ऊपर जो है शासन कर रहा है। पहले रिपब्लिक थी तो राजा ऐसा नहीं करता था, राजा जो है उसको बात माननी पड़ती थी। और अब जब जो है राजा के पास सेना है तो वो अपनी बात खुद लोगों से मनवाता है, और अब उस सेना के खर्चा भी लोगों के टैक्स से ही जाता है, जो कि दिन ब दिन टैक्स बढ़ता जा रहा था। तो सीनेट के लोग जो है आर्मी को बहुत ही ये मानते थे कि कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। जो रोम के एम्परर थे वो ये कोशिश करते थे कि आर्मी उनके प्रति वफादार हो और मतलब ताकि वो उनका सपोर्ट करेगी तभी वो राजा बने रह सकते हैं।
तो इसीलिए आर्मी बहुत बार जब दो लोग सक्सेशन में आए कि राजा के दो बेटे हैं या फिर राजा का कोई बेटा नहीं है, तो दो लोग दावेदारी कर रहे हैं राज सिंहासन की, तो आर्मी जो है वो कई बार डिवाइड हो जाती थी कि कोई कह रहा है कि हम इसकी तरफ से लड़ेंगे, कोई कह रहा है हम इसके साथ हैं। तो सिविल वार भी हुआ करते थे रोम में। तो जो एक साल है 69 CE का, तब 4 राजा थे, वो लगातार 4 राजा जो है राज सिंहासन पर बैठे एक के बाद एक। और जो इसके बाद जो 2 सेंचुरी थी, मतलब शुरुआत की 2 सेंचुरी, उसमें कोई सिविल वार नहीं हुआ था। और जो फैमिली डिसेंट था, यानी कि किसी का फादर किंग है तो उसका बेटा ही किंग बनेगा, या फिर उसका कोई बेटा नहीं है तो उसका भतीजा या भाई किंग बनेगा, इसी तरीके से सक्सेशन होता था। और आर्मी भी इस बात को मानती थी कि हाँ राजा का बेटा है तो इसी को किंग होना चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल है टिब्रस का, जो कि 14 से 37 CE तक जो है किंग रहा रोम का। जो ऑगस्टस का बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी ऑगस्टस जो था उसे राजा बनाया था उसने, तो उसके लिए ऑगस्टस ने जो है उसको एडॉप्ट किया था ताकि लोग उसे राजा स्वीकार कर सकें। मतलब ऐसा ना हो बाद में कि लोग ये कहें कि नहीं ये तो बेटा नहीं है तो इसकी जगह कोई और भी बन सकता है। तो उसने उसे एडॉप्ट किया एज ए सन, उसे गोद लिया, और फिर टिब्रस को रोम का राजा मतलब अगस्टस के बाद बनाया गया। तो जो पहली 2 सेंचुरीज थी, यानी फर्स्ट सेंचुरी AD और सेकंड सेंचुरी AD, इसमें जो है ज़्यादा युद्ध नहीं हुए विदेश के लोगों से, यानी कि जो आसपास के लोग थे, जर्मनिक ट्राइब्स थी या और भी कोई आसपास के जो देश थे जैसे ससानेट वगैरह, उनसे ज़्यादा युद्ध नहीं हुए। और जो टिब्रस था उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था अगस्टस से जो उसने प्राप्त किया था। अगस्टस मतलब उसका जो फादर था। तो अब उसका ये टिब्रस को ये भी नहीं था कि उसे साम्राज्य जो है ज़्यादा बड़ा करना है, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत बड़ा साम्राज्य था। और जो अगस्टन की जो एज थी वो भी जो है पीस के लिए जानी जाती थी, और क्योंकि अगस्टस एक बहुत ताकतवर राजा था, और जो विदेश से हमले होते थे ससानेट डायनेस्टी के लोगों के, और जो जर्मनिक ट्राइब्स थे उनसे लोगों को बचाए रखा उसने। और इंटरनल विद्रोह भी अगस्टस के समय पे नहीं हुआ। तो जो है शुरुआत में जो रोमन एम्पायर था पहली 2 सेंचुरी तक बहुत वहाँ पे शांति रही, क्योंकि युद्ध ज़्यादा नहीं होते थे। और कोई एक जो मेजर एक्सपेंशन किया गया वो ट्राजन्स के समय हुआ था, जिसमें कि उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसे यूफ्रेट्स की नदी का जो कुछ इलाका था वो मिल गया, यानी आज के इराक में मेसोपोटामिया का जो इलाका है वो उसने जीत लिया। लेकिन उसके बाद भी जो उसके सक्सेसर थे वो उस इलाके को हार गए, वो पर्शियन एम्पायर ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। अब एक हमें बात मालूम पड़ती है यहाँ से कि जो है ट्राजन जो था रोम का एम्परर, वो जो है जब एंटियोक शहर में था तो उसने यूफ्रेट्स जो नदी थी उसके तट पर एक शहर है सेटिस्फोन, जो कि पर्शियन एम्पायर का जो कैपिटल हुआ करता था, तो वहाँ पर उसने हमला किया था। तो एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है कैसियस डियो, उसने बताया कि एक व्यापारियों का जहाज़ जो था वो भारत के लिए जा रहा था, तो ये चाहता था ट्राजन के जिस तरह सिकंदर था उसने हमला किया था वो भी ऐसा हमला करे। तो वो कहता है उससे देख के जहाज़ को कि काश मैं भी जो हूँ सिकंदर जिस समय उसने हमला किया था, जितना वो यंग था, जितना जवान था जब उसने हमला किया था,
वो भी उतना जवान होता, तो वो भी भारत पर जो है अटैक करता और भारत को जो है कोशिश करता भारत में कब्जा करने की। तो फिर जो है अब रोम का एम्पायर जो था उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जैसे कोई एम्पायर है तो उसमें बहुत तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि कोई राजा है, उसने कुछ इलाकों को जीत लिया, तो वो जो उसके कैपिटल सिटी के आसपास का कुछ इलाका है बड़ा, जिस पे वो कब्जा कर सकता है, डायरेक्ट रूल कर सकता है, वहाँ तक करता है। और आसपास के इलाके जो होते हैं उनको हरा के युद्ध में वहाँ पे या तो अपने जो है समर्थकों को नियुक्त कर देता है एज अ किंग या एज अ गवर्नर, और उन्हें थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे देता है और उनसे टैक्स लेता रहता है। या फिर वहाँ के जो रूलर्स हैं उन्हीं को युद्ध में हराकर उनसे ट्रीटी कर लेता है कि अब वो उसके अधीन होंगे, उसे राजा मानेंगे और उसे टैक्स देंगे। तो इस तरीके के एम्पायर होते हैं बहुत से। लेकिन रोम का जो एम्पायर था उसमें ये बात थी कि रोम के एम्पायर में जो है धीरे धीरे उसने अपना जो डायरेक्ट रूल था बढ़ाया। पहले वो डायरेक्ट रूल था वो इटली के इलाके में आसपास ही था, रोम के आसपास जो रोम का इलाका है। लेकिन बाद में जो उसके आसपास के और स्टेट थे उन पे भी उसने कब्जा करना शुरू कर दिया रोम ने, पूरा फुल कंट्रोल। जैसे कि नियर ईस्ट जो है ऐसे किंगडम हुआ करते थे। नियर ईस्ट में जो है आज मेडिटेरियन सी के पास का इलाका जो है, जैसे सीरिया है, फ़िलिस्तीन है, मेसोपोटामिया है, तो ये देश आया करते थे। तो ये पहले तो रोम के डिपेंडेंट स्टेट थे, यानी रोम को टैक्स देते थे। लेकिन बाद में ये जो रोम ने इन पे पूरी तरह कब्जा कर लिया और वहाँ के जो लोग थे उन्हें, मतलब वहाँ का जो किंग था या जो भी था उसको हटा दिया और डायरेक्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कायम कर दिया। तो इसमें बताया जाता है जो ईस्टर्न किंगडम थी सीरिया वगैरह की, ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉस्पेरस थी। और इसमें बताया गया हेरोड जो एक राजा था उसके समय में जो है एक साल में 5.4 मिलियन दिनारी, मतलब 5.4 मिलियन जो गोल्ड कॉइन्स थे उसके बराबर टैक्स आता था, जिसका वज़न हुआ करता था मतलब 1,25,000 किलो सोने के बराबर। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट थे रोमन एम्पायर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ करता था। गलत होता है। और जो मतलब अगर हम देखें इटली को छोड़कर जो है एम्पायर, पूरे एम्पायर में जो है प्रोविंसेस बनाए गए कि जूडो फ़िलिस्तीन एक प्रोविंस था, इसमें फ़िलिस्तीन और इज़राइल का इलाका आता था। ऐसे ही बहुत सारे प्रोविंसेस बनाए गए और हर प्रोविंसेस पे टैक्सेशन लगाया गया, टैक्सेशन लिया जाता था। और सेकेंड सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर सबसे बड़ा जब उस जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहा था तो इसकी सीमाएं स्कॉटलैंड से लेकर यानी आज का इंग्लैंड वगैरह जो कब्जे में था उसके रोमन एम्पायर के कब्जे में रहा, और वहाँ से लेकर आर्मेनिया तक फैली हुई थी, यानी कि तुर्की तक पूरा रोमन एम्पायर का कब्जा था। और नॉर्थ में मतलब साउथ में सहारा डेजर्ट था, सहारा डेजर्ट, और वेस्ट में यूफ्रेट्स तक फैली हुई थी। तो जो है इसी वजह से जो रोमन एम्पायर है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो अब जो है रोमन एम्पायर में बहुत अर्बनाइजेशन था, इसलिए वहाँ पे जो है जो कंट्रोल करना आसान था। तो इसमें बताया गया है कि रोम जो था वहाँ पर बहुत ही अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे, जैसे कि कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक। और ये जो अर्बन सेंटर थे ये
जो है बेडरॉक कहे जाते हैं रोम के इम्पीरियल सिस्टम का, क्योंकि ये जो शहर थे ये एक तरीके से कैपिटल सिटीज़, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, या चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा का, तो उसी तरीके से ये जो शहर थे ये प्रोविंसेस के कैपिटल की तरह काम करते थे, और वहाँ से जो है सारा टैक्स कलेक्शन होता था और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है रन किया जाता था। और मतलब फिर जो वहाँ के लोकल अपर क्लास था इन शहरों का, वो भी रोमन एम्पायर की मदद करता था। तो इस वजह से धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जैसे पहले जो थे वो रोमन ओरिजिन के जो लोग हैं वही जो है सीनेट में मतलब रहा करते थे, उन्हीं के पास पावर होती थी। लेकिन समय के साथ साथ जो है दो ग्रुप्स बन गए, एक तो इटली के लोगों का और एक बाहर के मतलब और प्रोविंसेस के लोगों का। तो जो प्रोविंशियल अपर क्लास था, यानी कि जो रोम से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, जो इटली के नहीं थे, वो लोग फिर उनमें से ऐसे लोग आते थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, और आर्मी के लिए भी, सेना में भी उनके पास बड़े बड़े जो पोस्ट थी उन पे भी ये लोग थे। तो इसी वजह से इनके जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गई, और इसी से एलीट क्लास जो और जगह की थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ती है, और एडमिनिस्ट्रेटर थे, मिलिट्री कमांडर थे, वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगते हैं, सीनेटर से भी ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि उनको एम्परर का भी सपोर्ट था। जो एक एम्परर था गैलेनियस, वो जो था उसने जो है पावर में आने के बाद जो सीनेटर थे उनको जो मिलिट्री जो थे उन वहाँ के उसके पदों से हटा दिया, क्योंकि सीनेटर्स के लोग, जैसा कि हमें मालूम है, कि एम्परर के विरुद्ध होते थे। तो एम्परर ये नहीं चाहता था कि उसकी आर्मी में ऐसे लोग हों जो उसी का विरोध करें। तो फिर अब हम देखते हैं कि जैसे 3rd सेंचुरी आती है, तब तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है या आर्मी के लोग हैं वो ज़्यादातर प्रोविंसेस से आने लगे इटली के बजाय, और इसीलिए जो पहले सिटीज़न होते थे लोग जिनके पास वोटिंग राइट होता था, वो पहले केवल इटली के हुआ करते थे, रोम के हुआ करते थे, लेकिन अब बाकी प्रोविंसेस के लोगों को भी सिटीजनशिप मिलने लगी। लेकिन 3rd सेंचुरी तक जो है हम ये देखते हैं कि इटली के लोग ही सीनेट में जो थे मेजॉरिटी में थे, और उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि सीनेट में बाकी जो प्रोविंशियल ओरिजिन के लोग थे, जो फिलिस्तीन से आ रहे थे, जो तुर्की से आ रहे थे, वो लोग भी मेजॉरिटी में आने लग गए, और इसी की वजह से जो है रोम मतलब इटली का जो डिक्लाइन हुआ, क्योंकि इटालियन लोग जब नहीं होंगे तो उनकी जो सीनेट में रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रहा है, उनके पावर कम हो गया। और जो मेडिटेरियन इलाकों के आसपास के जो लोग थे, जैसे कि साउथ स्पेन हुआ, अफ्रीका हुआ, और जो मतलब तुर्की वगैरह के जो लोग थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावर में आने लगे और उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ़ायदा होने लगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे शहर की क्या डेफिनेशन मतलब थी कि किस इलाके को शहर माना जाता था। तो उसमें ये है कि जिस इलाके में अपना खुद के मजिस्ट्रेट्स होंगे, सिटी काउंसिल होगी, और जिसके पास कब्जे में एक टेरिटरी होगी जिसमें कई विलेज आते हों, वो एक शहर माना जाएगा। और एक शहर दूसरे शहर की टेरिटरी में नहीं आ सकता कि उसका रूल कहीं और से चल रहा हो, उसका मजिस्ट्रेट जो है वो कहीं और से चल रहा हो। एक शहर में एक ही मजिस्ट्रेट होगा,
और जो विलेज हैं वो सभी शहरों के अंडर में आएंगे। यानी कि जैसे आज इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिसमें एक जो है बड़ा शहर होता है और उसके आसपास कई कस्बे और गांव होते हैं, ऐसे ही वहाँ का भी सिस्टम हुआ करता था। तो उसी के बाद जो है हमें देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गांव जो हैं वो शहर बन जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस होती है तो वो शहर भी बन जाते हैं। और कुछ शहर जो हैं वो जब वहाँ पे लोग रहना बंद कर देते हैं, यहाँ वहाँ के इकोनॉमिक स्टेटस कम हो जाता है लोगों का, तो वो गांव में भी डिग्रेड हो जाते थे। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि शहर में रहने के फ़ायदे क्या थे उस समय। तो उस समय शहर जब जो है फेमाइन्स हुआ करती थी, तो शहरों में फूड शॉर्टेज नहीं होती थी, क्योंकि जो गांव में जितना भी जब हार्वेस्ट होती थी उसके बाद सारी फसल खरीद कर शहरों में ग्रीनरीज में स्टोर कर ली जाती थी। तो ग्रीनरीज की वजह से शहरों में जो है शॉर्टेज नहीं होती थी। एक और जो स्ट्राइकिंग फीचर है रोमन एम्पायर का, वो है पब्लिक बाथ्स का। तो ये जो पब्लिक बाथ हुआ करता था ये ज़्यादातर शहरों में हुआ करता था, जैसे कि आज हम स्विमिंग पूल टाइप वगैरह देखते हैं या घाट होते हैं, ऐसे ये अर्बन सेंटर्स में पब्लिक बाथ का जो है जो फीचर है वो देखने को मिलता है रोम में। इसमें बताया गया कि ईरान जो है वहाँ पर भी एक शासक ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन ईरान में क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड एलिमेंट था, बहुत ही कम मौजूद था लोगों के लिए, तो इसलिए वहाँ की क्लर्जी ने इसका बहुत विरोध किया कि जब मतलब कोई किसी के पास पानी है नहीं उस समय इस तरह पानी को बर्बाद किया जाए। तो इसलिए क्लर्जी ने इसका विरोध किया और ईरान में रोम की तरह ये मतलब विकसित नहीं हो पाया। तो जो अर्बन सेंटर्स होते थे वहाँ के लोग एंटरटेनमेंट में के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब उनको फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि एक हमें कैलेंडर है जिसमें बताया गया है कि स्पेक्टेकुला जो कि शोज़ को कहा जाता था वो साल में 176 दिन हुआ करते थे। यानी कि आधी साल से भी थोड़ा से कुछ ज़्यादा समय तक कह सकते हैं, लगभग आधी साल जो है शोज़ हुआ करते थे, पब्लिक शोज़ शहरों में। तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का अगले पार्ट्स हम आने वाले अगले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल जो कि स्टडी रीडर्स है उसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले और भी चैप्टर्स के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।